हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम हेडिस को देखते हैं। हेडिस काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। हेडिस बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, शायद हम रियल में एल्डर गॉड्स तक पहुँच ही गए। हमारे इतने सालों की प्लानिंग, वो सब कुछ इसी दिन के लिए तो था। हेडिस के इतना बोलती डेमिग्रा एकदम से बोलता है कि अपने ज़बान को लगाम दो छोटे पप्पी, क्या तुम्हें पता नहीं दीवारों के भी कान होते हैं। हेडिस और डेमिग्रा के इतना बोलती हम देखते हैं कि दोनों ही एकदम से रिंग के सामने पहुंच जाते हैं। रिंग के सामने पहुंचते ही हेडिस एकदम से बोलता है कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर जो कुछ भी है वो तुम्हारे सामने मौजूद है। यही है टूर्नामेंट। यहाँ पर तुम इन सबको ये दिखा सकते हो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारी लड़ाई होने वाली है डेमी, मेरा मतलब है वेजिटा। जवाब में डेमिग्रा बोलता है कि तो यही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए तो नहीं है। अगर ये कंपटीशन हेल में हुआ रहता तो शायद बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगता, पर चलो छोड़ो इन सब बातों को। स्टेज बेकार हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ये पहली बार हुआ है जब आठों के आठों एल्डर गॉड ज़ूस के राइम के बाहर एक साथ मौजूद है। ये एक सपना है जो कि अब सच हो चुका है। जिसने भी इस तरीके के ओकेजन का सिचुएशन पैदा किया है, मुझे जल्दी से उसे ढूंढकर थैंक्स कहना चाहिए। जवाब में हेडिस बोलता है कि वो हम अरेंज कर देंगे। मैं श्योर हूँ कि बैटल के दौरान तुम एक एक करके उन सभी से मिल लोगे, वो भी उनके टीममेट्स के साथ। वैसे भी इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद वो लोग भी अब शायद इतने ताकतवर बन चुके होंगे कि वो तुम्हारे कुछ काम आए डेमिग्रा। जवाब में डेमिग्रा बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि वो लोग मेरे काम आएंगे, क्योंकि मैंने अब उन्हें एक ज़बरदस्त पावर बूस्ट दिया है। पर एक एल्डर गॉड, वो भी बिना टाइम चेम्बर के। तुम तो सही में एक बहुत बड़ा मजाक हो हेडिस। आखिर तुमने इन लोगों को कन्विंस कैसे किया कि तुम इन लोगों को कम्पीट कर सकते हो, वो भी इस तरीके के एक टूर्नामेंट में? इस चीज़ के बारे में शायद मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। जवाब में हेडिस बोलता है कि ओ ज़रा रुको, मुझे पता है कि तुम्हें भी प्रिंसेस का पावर दिया गया है। हेडिस के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे महसूस करते ही डेमिग्रा बोलता है कि ज़रा रुको हेडिस, जल्दी से कुछ सोचो, ये वो है। डेमिग्रा के इतना बोलते हम देखते हैं कि हेडिस के पीछे पोसाइडन आ चुका होता है। पोसाइडन आते ही बोलता है कि हेडिस, तो तुम फाइनली वापस आ चुके हो। मुझे तो लगा था कि इस तरीके के शैतानों को देखकर तुम भाग चुके रहोगे लड़ाई को छोड़कर, और आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ हेडिस? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये क्रिएशन कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? मैं नहीं बोल सकता कि मुझे इस चीज़ के ऊपर भरोसा है, पर यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या ज़ूस इस फाइटर के लेट एंट्री को अलाउ करेंगे? पोसाइडन के इतना बोलते हेडिस एक बार फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। हेडिस बोलता है कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए शुक्रिया पोसाइडन, मैं इस वक्त पूरी तरीके से ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त एलिमिनेट हो चुके हो, क्योंकि तुमने इस टूर्नामेंट में 4 फाइटर के साथ ही एंट्री की थी। पर क्योंकि लिए ज़ूस ने इस वक्त हमें बहुत सारा समय दिया है, इसीलिए हम इस समय में मैक्सिमम 9 वॉरियर्स तक को चुन सकते हैं। और क्योंकि लिए मैंने अपने प्रीवियस राउंड में 3 ही वॉरियर्स का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मेरे पास अभी भी 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं। पर इसके बावजूद मैं सिर्फ 5 ही फाइटर ढूंढ पाया हूँ। मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैं ही सिर्फ वो अकेला एल्डर गॉड नहीं हूँ जिसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा। मैं बैट लगाकर कह सकता हूँ कि हेरा, क्रोनोआ और बाकी बचे सभी एल्डर गॉड्स, उन सभी के पास कोई ना कोई सरप्राइजिंग न्यू वॉरियर मौजूद होगा हमें दिखाने के लिए। इस वक्त बैकग्राउंड में हमें गॉजिटो देखने मिलता है। हेडिस का ये सेंटेंस खत्म होते ही पोसाइडन एकदम से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो हेडिस, तुम्हारे इसी स्मार्टनेस की वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी इस टूर्नामेंट के लिए इस सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता था, पर हर राउंड में अपने वीकेस्ट फाइटर्स को भेजना और फिर उस लड़ाई को बुरी तरीके से हार जाना, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो जाता। पर इस वक्त तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाइटर मौजूद है, पर हम बहुत जल्दी देख लेंगे कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है तुम्हें। अभी के लिए देखने से तो ऐसा लगता है कि सभी एल्डर गॉड्स एक एक करके वापस आ रहे हैं। तभी यहाँ पर आ चुके हैं ज़ूस के अलावा। पोसाइडन के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एकोबेल, क्रोनोआ और बाकी बचे हुए सभी एल्डर गॉड्स आ जाते हैं। इतना होते ही हम एक बार फिर पोसाइडन को देखते हैं। पोसाइडन ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे शायद इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए, पर देखने से ऐसा लगता है कि ज़ूस भी फाइनली वापस आ चुके हैं। ये शो चलते रहना चाहिए, इसीलिए तैयार हो जाओ हेडिस।
पोसाइडन के इतना बोलती हम एकदम से एक परछाई को देखते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ज़ूस देखने मिलते हैं। किसी वजह से ज़ूस की आंखों का कलर ग्रीन होता है, बिल्कुल ही ज़ूस के एक क्रिएशन की तरह। ज़ूस एकदम से वापस आते ही बोलते हैं कि अब सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। 48 आवर्स बीत चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि राउंड 7 की शुरुआत होने वाली है। ज़ूस के इस रूप को देखकर सभी के सभी एल्डर गॉड्स एकदम से हैरान रह जाते हैं। सभी के सभी एल्डर गॉड्स का चेहरा बिल्कुल बच्चों जैसा हो चुका होता है। ज़ूस को देखकर हेरा बोलता है कि क्या आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये वही बेवकूफ़ है जेनेसिस। सभी एल्डर गॉड्स को पता लग चुका होता है कि ये जेनेसिस होता है। इसके वजह से कैस्टियल एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि जेनेसिस, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? जल्दी से वहाँ से नीचे उतरो और उस बेकार से आउटफिट को भी उतारो। कैस्टियल को इस तरीके से गुस्सा होता देख जेनेसिस बोलता है कि कैस्टियल चैन, मुझे माफ़ करना, और लॉर्ड ज़ूस ने मुझे ये करने के लिए कहा था। वो किसी और काम में इस वक्त बिजी है, इसके वजह से उन्होंने मुझे चार्ज पे रखा है। मैं सिर्फ इसी राउंड के लिए हूँ। जेनेसिस के इतना बोलते हम देखते हैं कि जेनेसिस वापस से अपने कैरेक्टर में आ जाता है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले मेरे बेटों के इंटरप्शन से पहले कह रहा था, अब जो दो एल्डर गॉड के बीच मुकाबला होने जा रहा है वो दोनों एल्डर गॉड्स हैं हेडिस और एरीज। जेनेसिस के इतना बोलते हम हेडिस और एरीज को देखते हैं। हेडिस को अपने सामने खड़ा देख एरीज बोलता है कि टफ लक मेरे लड़के, ये एक बहुत बड़ा ऑड है। इस टूर्नामेंट के लिए हम दोनों का ही प्लान सेम था। हम दोनों ने ही फर्स्ट राउंड में अपने वीकेस्ट वॉरियर्स को भेजा था ताकि हम कंपटीशन को टेस्ट कर सके, पर अब क्योंकि लिए हम दोनों का मुकाबला होने वाला है, इसीलिए हम दोनों में से कोई एक अपना कॉम्बैटेंट खो देगा। पर अगर तुम जैसा यंग लड़का मुझसे हारता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हेडिस एकदम से एरीज की बात को सुनते हुए बोलता है कि जरा आप इस ओल्ड मैन को तो देखो, ये तो इस वक्त मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ। स्टैटिस्टिकली एरीज और मैं, हम दोनों ही इस कंपटीशन में बहुत ही बुरा कर रहे हैं। हम दोनों ही अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं, इसके वजह से इस वक्त हमारे पॉइंट्स माइनस में है। इस वक्त जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, शायद एरीज के साथ मुकाबला होना ही मेरे लिए बेटर था, और शायद इस वक्त एरीज को इस बारे में नहीं पता कि वो किसका सामना करने वाला है। इसका ये सेंटेंस खत्म होते ही हम डेमिग्रा को देखते हैं। डेमिग्रा बोलता है कि ये तो सच में एक बहुत बड़ा ऑड है। शायद मुझे 5 सेकंड और मिल जाते तो मैं इन सब की हालत ख़राब कर देता। इनमें से एक भी बेवकूफ़ अब तक पहचान नहीं पाया है कि मैं कौन हूँ। शायद इस वक्त अपने आप को रोके रखना ही मेरे लिए बेटर होगा। डेमिग्रा को रिंग की तरफ आता देख जेनेसिस एकदम से बोलता है कि रुक जाओ स्पाइकी हेयरमैन, ये राउंड उस तरीके से नहीं जाएगा जिस तरीके से बाकी के राउंड गए थे, क्योंकि लिए मुझे सिर्फ इसी राउंड के लिए रखा गया है। इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये राउंड 1 वर्सेस 1 नहीं होगा, बल्कि ये राउंड होगा 3 वर्सेस 3, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि बचे हुए सारे वॉरियर्स को एक दूसरे का सामना करना होगा। इस बैटल के दौरान जिसका लास्ट वॉरियर बचा रहेगा वो एल्डर गॉड इस राउंड को जीतेगा। जेनेसिस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एरीज को देखते हैं। एरीज बोलता है कि चलेगा मुझे। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने फेवरेट्स को नहीं चुनना पड़ेगा। अब मेरा एक हाथ और 5 वॉरियर्स अभी तक बाकी है। एरीज के इतना बोलते हम देखते हैं कि एरीज एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है। एरीज के इतना करते हम देखते हैं कि एरीज के उंगलियों से 5 लाइट निकलती है। इसके निकलते ही एरीज बोलता है कि अब आओ और इस चीज़ को जीत जाओ। इसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वो 5 लाइट एकदम से रिंग की तरफ चली जाती है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में एरीज के सारे वॉरियर्स का चेहरा रिवील हो जाता है। हेडिस बोलता है कि तो ये है एरीज के ग्रेटेस्ट क्रिएशन। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लगते, बल्कि इनमें से 3 तो बच्चे लगते हैं। मैं बेकार में इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा था। हेडिस के इतना बोलते हम डेमिग्रा को देखते हैं। डेमिग्रा बोलता है कि क्या ये एल्डर गॉड्स के क्रिएशन है? ये तो एक मजाक है। मुझे लगता है कि ये मेरे वार्म अप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे पहले कि मैं ज़ूस को ख़त्म करूं। डेमिग्रा को वहाँ पर देखकर क्रोनोआ बोलती है कि आखिर ये कौन है? क्या इसका आधा हिस्सा मेरे वेजिटो की तरह नहीं लग रहा है? हेडिस भी, क्या हेडिस ने भी अपना वेजिटो बनाया? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर इस शख्स के अंदर कुछ तो डार्कर चीज़ मौजूद है जो कि मेरे गॉड किलर से भी ज़्यादा डार्क है। पर क्यों? नोआ के इतना बोलती हम डेमिग्रा को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है।
इसके नेक्स्ट सीन में हम हेडिस को भी देखते हैं। हेडिस भी एरिस की तरह अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है लड़कों। हेडिस के इतना बोलते हम देखते हैं कि डेमिक्रा के आसपास भी 4 वॉरियर्स आ जाते हैं। ये 4 वॉरियर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इनके आते ही डेमिक्रा बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर जो एनर्जी इस बच्चे ने दी है, उसने फाइनली अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है तुम लोगों के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, शायद अब तुम लोग मुझे एम्बेरस नहीं करोगे। हेडिस के इन 5 क्रिएशन को देखकर क्रोनोआ बोलती है कि क्या यही वो सब है? इसी वजह से मुझे ये पता है कि हेडिस इन सब को क्रिएट नहीं कर सकता। ये लड़का आखिर इसके पास इस तरीके के वॉरियर्स आए कहाँ से, वो भी इतनी जल्दी। नोआ का ये सेंटेंस खत्म होते ही जेनेसिस एकदम से जूस की शक्ल में बोलता है कि सभी फाइटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए राउंड 7 को स्टार्ट किया जाए। जेनेसिस के इतना बोलते हम देखते हैं कि रिंग के ऊपर आकर एक ग्रीन लाइट गिरती है और इसी ग्रीन लाइट के गिरते ही ये फाइट एकदम से स्टार्ट हो जाती है। हेडिस और एरिस दोनों की वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। दोनों के ही टीम के वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर आंख बरसाने के लिए। जल्दी हम देखते हैं कि एरिस के एक वॉरियर को हेडिस का एक वॉरियर घेर लेता है। हेडिस का वॉरियर बोलता है कि शायद गॉड्स के पास मर्सी है। इस तरीके के अजीब से चीज़ को अपने सामने देखकर एरिस का वॉरियर बोलता है कि आखिर ये क्या है। एरिस के वॉरियर के सामने एक अजीब सी परछाई आकर खड़ी हो जाती है, जो बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा मीट मौजूद है बच्चे। इतना करते हम देखते हैं कि हेडिस का वो वॉरियर एकदम से एक अटैक कर देता है एरिस के उस वॉरियर के ऊपर। अटैक करते हुए हेडिस का वॉरियर बोलता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें काटने का। पर जल्दी हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिस का एक वॉरियर आ जाता है, जो कि आते ही बोलता है कि अब डरना बंद करो बीडो। बीडो इस वॉरियर को देखकर बोलता है कि जीजू आकर बीडो को बचा लेता है हेडिस के उस वॉरियर के अटैक से। इतना होते हम देखते हैं कि एरिस के और 2 वॉरियर आ जाते हैं हेडिस के वॉरियर के पीछे, और वो दोनों वॉरियर आइस और फायर पंच करने वाले होते हैं हेडिस के क्रिएशन के ऊपर। पर उन दोनों वॉरियर्स का अटैक लैंड होता इससे पहले हम देखते हैं कि उन्हीं के ऊपर कोई अटैक कर देता है। इसे देखकर हेडिस का वॉरियर भी हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि हेडिस का वहाँ पर एक दूसरा क्रिएशन आ चुका होता है। वो आते ही बोलता है कि ये भगोड़े बहुत ही तेज भागते हैं, ये बहुत ही जल्दी मुझसे काफ़ी दूर आ चुके थे, इसीलिए देरी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस वॉरियर के हंसते ही हम देखते हैं कि वो वॉरियर किसी चीज़ को नोटिस करता है अपने चेहरे के ऊपर। वो वॉरियर एक शार्प पेन को फील करता है, और इसके दूसरे ही पेजेस में हमें ये देखने मिलता है कि उस वॉरियर के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। ये कैसे हुआ उस वॉरियर को भी समझ में नहीं आता, और जैसे ही वो वॉरियर सामने देखता है वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके सामने ब्लेड्स की आर्मी आ चुकी होती है, जिसे देखकर वो वॉरियर बोलता है कि आखिर ये क्या है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो ब्लेड्स एकदम से उस वॉरियर से टकराने लग जाते हैं। ये टकराव इतना तेज और ज़बरदस्त हुआ रहता है कि हमें तो बस उस वॉरियर की चीखें सुनाई दे रही होती है। इतना होते ही इसके नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने मिलता है कि आखिर उन ब्लेड्स का कंट्रोलर कौन था। ये शख्स बोलता है कि मैंने 4 में से 1 को गिरा दिया, लगता है अब हमारे पास एडवांटेज है। एरिस के एक वॉरियर को इस तरीके से हारता देख एरिस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एरिस बोलता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए हेडिस, अपने एज के हिसाब से तुमने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइटर्स को क्रिएट किया है, पर वो मेरे क्रिएशन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे क्रिएशन के पीछे मेरे इतने सालों की मेहनत है। इसकी मदद से मैंने ये परफेक्ट टीम बनाया है। अपने टीममेट्स को इस तरीके से हारता देख डेमिक्रा को भी गुस्सा आ जाता है। डेमिक्रा बोलता है कि ये कमज़ोर कहीं के, आखिर ये इस तरीके से कैसे हार सकते हैं, स्पेशली तब जब इनके अंदर मेरी एनर्जी का भी एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। आखिर तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तुम सब बिल्कुल ही बेकार हो। डेमिक्रा की इतना बोलती डेमिक्रा एकदम से अपने कदम बढ़ाता है। डेमिक्रा आगे की तरफ जाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को सही करना है तो तुम्हें वो खुद सही करना होगा। इतना बोलते हुए डेमिक्रा रिंग में आगे की तरफ बढ़ता है। डेमिक्रा के आगे आते ही डेमिक्रा के प्रेजेंस को सभी के सभी एरिस के वॉरियर्स महसूस कर लेते हैं। इसे महसूस करते ही सभी के सभी वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं। उसमें से एक वॉरियर बोलता है कि आखिर ये क्या है। तभी हमें डेमिक्रा का इफेक्ट देखने मिलता है रिंग के ऊपर। हम देखते हैं कि एरिस के सारे वॉरियर्स के ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर आ जाता है। इसके वजह से वो अपने आप को खड़े भी नहीं रख पाते। वो सारे वॉरियर्स एक एक करके रिंग के ऊपर गिरने लग जाते हैं। बीबडो बोलता है कि मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा हूँ। इस चीज़ को देखकर डेमिक्रा के टीममेट्स भी बोलते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। डेमिक्रा का एक टीममेट बोलता है कि डेमिक्रा, सिर्फ उसके अकेले प्रेजेंस ने ही इन सबको हरा दिया।
जवाब में दूसरा वॉरियर बोलता है कि नहीं, उसके प्रेजेंस ने नहीं, उसके किलर इंटेंट ने ऐसा किया, शायद यही है डेविल का रियल पावर। वॉरियर का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम डेमिक्रा को देखते हैं। डेमिक्रा के अंदर से ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहा होता है। जल्दी हम एरिस के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि किसी तरीके से अपने आप को उठा पा रहा होता है। वो वॉरियर होता है जीजू। जीजू बोलता है कि ये मैजिक, ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, जल्दी से यहाँ पर आओ बेवकूफ कहीं के। जीजू के इतना बोलते हम देखते हैं कि जीजू काफी तेजी से डेमिक्रा की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर इस चीज को डेमिक्रा भी नोटिस कर लेता है, वो भी बिना पीछे देखे। जैसे ही जीजू एक जबरदस्त पंच लैंड करता है डेमिक्रा के ऊपर, वैसे ही हम देखते हैं कि डेमिक्रा काफी आसानी से इस पंच को डॉच कर देता है, जिसे देखकर जीजू बोलता है कि क्या। पर इसके दूसरे ही पेजेस में हमें डेमिक्रा की तरफ से एक जबरदस्त पंच देखने मिलता है जीजू के ऊपर। डेमिक्रा ने ये जबरदस्त पंच बिना पीछे देके मारा हुआ होता है। डेमिक्रा इस पंच को लैंड करते हुए बोलता है कि अगर ये एल्डर गॉड्स के क्रिएशंस की लिमिट है तो ज़रा ये सोचो इनके क्रिएटर कितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे। मुझे तो डर है कि मेरे बाकी बचे हुए प्रिंसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खेलने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। डेमिक्रा की इतना बोलते हम देखते हैं कि डेमिक्रा एक ज़बरदस्त पंच लैंड करता है जीजू के ऊपर। ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि जीजू एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है। एक ज़बरदस्त ब्लास्ट और जीजू का खेल ख़त्म हो जाता है। डेमिक्रा के सिर्फ एक ही अटैक से जीजू का चेहरा पचक चुका होता है। अपने महान फाइटर को इस तरीके से मरता देख एरिस बोलता है कि क्या, जीजू नहीं, आखिर ये लड़का कौन है। जीजू के मरते ही हम देखते हैं कि डेमिक्रा तैयार हो जाता है बाकियों को भी खत्म करने के लिए। डेमिक्रा काफी तेजी से मूव करता है और एक जबरदस्त किक मार देता है एरिस के एक और वॉरियर को। डेमिक्रा का ये किक इतना जबरदस्त होता है कि एरिस के उस वॉरियर के छाती में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। इसी के साथ डेमिक्रा एक और वॉरियर को खत्म कर देता है। इस वॉरियर को मारते ही डेमिक्रा एकदम से तीसरे वॉरियर की तरफ बढ़ जाता है। उस वॉरियर तक पहुंचती डेमिक्रा एक जबरदस्त पंच लैंड कर देता है उस वॉरियर के ऊपर। ये पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि वो वॉरियर तो ज़मीन के अंदर ही गड़ जाता है। ज़मीन के ऊपर इतने ज़ोर से टकराने के वजह से इस वॉरियर की भी डेथ हो जाती है। डेमिक्रा के पहुंचने से पहले ही वो ब्लेड वाला वॉरियर बोलता है कि ब्लेड्स ऑफ केओस, जल्दी से हेवन से यहाँ पर आओ मुझे बचाने के लिए। उस वॉरियर ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ तक डेमिक्रा पहुँच जाता है, जिस चीज़ का एहसास उस वॉरियर को भी हो जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि डेमिक्रा उस वॉरियर को भी ख़त्म कर देता है और अब डेमिक्रा आगे बढ़ रहा होता है आखिरी वॉरियर की तरफ। अपने ऑलमोस्ट सारे वॉरियर्स को इस तरीके से हारता देख एरिस बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैं तो इस बैटल को जीत रहा था। हेडिस इस तरीके के शख्स को क्रिएट ही नहीं कर सकता, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। जवाब में क्रोनोआ बोलती है कि इसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आदमी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। हेडिस ने ज़रूर कुछ तो गड़बड़ किया होगा, पर मैं ये नहीं कह सकती कि क्या किया है। क्रोनोआ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम डेमिक्रा को देखते हैं। डेमिक्रा ने एरिस के लास्ट वॉरियर को उठा रखा होता है। उस वॉरियर को उठाते ही डेमिक्रा किसी चीज़ को महसूस करता है, जिसे महसूस करती डेमिक्रा बोलता है कि तुम तो पहले ही मारे जा चुके हो, कम से कम जल्दी मरकर तुमने मेरा टाइम बचाया, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। वक्त आ चुका है कि मैं तुम पाँचों का इस्तेमाल करूँ। तब बोलते डेमिक्रा अपने फीस्ट की तरफ देखता है। जल्दी हम देखते हैं कि डेमिक्रा अपने फीस्ट को ओपन करता है। डेमिक्रा के इतना करते हम देखते हैं कि एरिस के मरे हुए वॉरियर्स के ऊपर एक ब्लैक लाइट आ जाती है। इतना होते ही हम देखते हैं कि एरिस के सारे वॉरियर्स डार्क कैंडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो डार्क कैंडी में कन्वर्ट होते ही एकदम से डेमिक्रा के टीममेट्स की तरफ जाने लग जाते हैं। डेमिक्रा के टीममेट्स भी उन कैंडी को एकदम से कैच कर लेते हैं। कैंडी के उन तक पहुंचते ही डेमिक्रा बोलता है कि इसे खा लो। तो मैं ये देख ही सकता हूँ कि मेरा पावर काफ़ी नहीं था तुम लोगों को इस फाइट को जिताने के लिए, इसीलिए तुम लोग इन बेवकूफ़ों की एनर्जी को ले लो और एक वर्दी फाइटर बन जाओ ताकि तुम लोग मेरे बिसाइड खड़े रह सको। डेमिक्रा के इतना बोलते हम देखते हैं कि डेमिक्रा का एक टीममेट उस कैंडी को खा लेता है। उस कैंडी को खाते ही हम देखते हैं कि वो वॉरियर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। एक एक करके डेमिक्रा के सारे वॉरियर्स ही उस कैंडी को खा लेते हैं। कैंडी को खाते ही वो चारों वॉरियर्स पावर अप करने लग जाते हैं। इस तरीके की चीज़ों को होता देख एरिस बोलता है कि मेरे ग्रेटेस्ट क्रिएशन, क्या उनको हेडिस के वॉरियर्स ने खा लिया। एरिस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम डेमिक्रा को देखते हैं। डेमिक्रा बोलता है कि अब शायद मेरी बारी भी आ चुकी है। डेमिक्रा के इतना बोलते हम देखते हैं कि डेमिक्रा उस कैंडी को अपने मुंह की तरफ उछालता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कैंडी डेमिक्रा के माउथ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और जैसे ही डेमिक्रा के माउथ के अंदर वो कैंडी पहुंचने वाला होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा गॉड किलर वेजिटो आ जाता है। वेजिटो आकर एकदम से उस कैंडी को ग्रैब करता है
इस चीज़ को देखकर डेमिग्रा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। डेमिग्रा बोलता है कि क्या? दिखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। डेमिग्रा वेजिटो को पहचान नहीं पाता। डेमिग्रा बोलता है कि तुम कौन हो? जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं ही हूँ कैंडीमैन, ये मेरी एनर्जी है, तुम्हारी नहीं बेवकूफ़ कहीं के। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि वेजिटो उस कैंडी को निकल चुका होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।